और 12 दिन का टूर था, बनता गया। जैसे बताया कि आपको भास्कर वुमन अवार्ड मिला था। हाँ था, इटली और जर्मनी दोनों जगह। आपने जब MSW किया तो अच्छा, मैंने सुना है कि आपने एक विदेश यात्रा भी की है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हम स्वतंत्र नारी बदलाव की धारा विषय पर आधारित कार्यक्रम के सीजन 1 के अगले एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं हरदा जिले की महिला सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रेखा बिश्नोई से, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम किया है और स्वयं की न केवल हरदा जिले बल्कि प्रदेश भर में एक अलग पहचान बनाई है। आज हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे महिलाएं अपनी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं और क्या चुनौतियां उन्हें अभी भी झेलनी पड़ रही हैं। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। नमस्कार सर। मैडम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड और आपकी उपलब्धि। ओके सर, मेरा नाम जैसे कि आपने पूर्व में बता चुके हैं, एक रेखा बिश्नोई। मैं एक छोटे से गांव से हूँ सर जी। वो गांव पास में ही हरदा से लगा हुआ है, गांव कोलवा, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। जो प्रारंभिक शिक्षा जिसको अपन उस समय की 5वीं की बोल सकते हैं, 5वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में हुई। पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं जो बोलते हैं वो मेरे दादी के मायके में हुई, नीम गांव में, क्योंकि हमारे वहाँ तो स्कूल था ही नहीं। अच्छा, हरदा जिले, आपका मायका भी हरदा जिले का ही? हाँ जी सर जी। तो वहाँ पे हुई मेरी। इसके बाद में फिर मेरे पिताजी हरदा में आ गए, तो हम जैसे मेरे काका जी के मैं हम बहनें और मेरी बुआ के से हम 5-7 बहन भाई थे जो हरदा में पढ़ाने के लिए पापा जी लेके आ गए। तो बाकी पढ़ाई मेरी मतलब 8वीं तक की फिर यहाँ पे हुई, रेगुलर ही हुई वो तो 8वीं तक की। हरदा प्रॉपर काशीबाई कन्याशाला जो है, अच्छा, उसमें पढ़ाई करी, मतलब 5वीं के बाद में फिर ये। तो और उस समय कोई हमारे समाज में इतना पढ़ाते नहीं थे बच्चियों को, तो मुझे तो खैर काफ़ी दिक्कतें आई हैं। सब लोग बोलते थे कि इसको पढ़ा के क्या करोगे। थोड़ी सी उस समय मेरी हेल्थ वेल्थ भी ऐसी थी कि मतलब बच्चियों की, ये जो अभी 21 साल 18 साल, ये तो कुछ था नहीं। मतलब जब भी बच्ची बड़ी दिखे शादी कर दो। अच्छा। तो परिवार वालों का था कि इतनी बड़ी हो गई है, शादी कर दो, ये कर दो। पर मेरे को पढ़ना था। मैंने दादी से, पापा जी से तो हम पहले भी डरते थे, आज भी बहुत डरते हैं। उनके सामने बात करने में भी मतलब डर लगता था। दादी से बोला नहीं, मुझे पढ़ना है। सब बहन भाई पढ़ते थे ना, तो कभी कभी क्या हो जाते थे, वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, मैं पढ़ती रहती। पिताजी आते, बोलिए क्या कर रहे, सो गए, तूने बताया नहीं? मैंने कहा नहीं अभी सोए हैं। मतलब उनको भी मैं सपोर्ट करती रहती थी। तो मेरे को दादी से बोला, 8वीं के बाद में पढ़ाई की दिक्कतें आ रही थी थोड़ी, कि अब नहीं पढ़ाना है। तो कहीं से सहेलियों से पता चला कि अपन प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं। अब पढ़ सकते कैसे सर, कि ये उम्र तो मेरी उतनी थी नहीं कि मैं, उस समय तो हमारे जैसे हायर सेकेंडरी अभी 10th है, हमारे समय 11वीं में हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। तो 11वीं फॉर्म भरना है, तो कुछ सहेलियों से जानकारी जुटाई, पेरेंट्स से कोई सलाह वाला ली नहीं, कुछ नहीं ली, एज बढ़वा ली 2-3 साल। अच्छा। अब ये पता ही नहीं था सर, एज बढ़ाने से बाद में भी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। बस उस समय जुनून था कि पढ़ना है, तो हमने एज बढ़वा ली। कहीं भी ये टाइपिंग वाइज, जब सपना टाइपिंग हुआ करती थी, वहाँ जाके टाइपिंग वाइपिंग कराई और एज बढ़वा ली, फार्म भर दिया हमारा। अब फीस की भी दिक्कत आ रही थी, तो जाके दादी के सामने खूब रोई, मुझे फ़ीस भरना है, ये करना। अब बेचारी उनके पास भी थोड़ी, उस समय, आज से सर कितने साल पहले की बात है, तो 52-53 की तो अभी मैं ही हो गई हूँ। तो बहुत दिक्कतें थी। तो दादी ने बेचारी ने सपोर्ट किया। तो पिताजी से तो डरते थे, तो उनसे बोला नहीं। माँ ने, दादी को माँ ही बोलते थे कि माँ मेरे को पढ़ना है, ये है वो है, बहुत सपोर्ट करती थी वो। तो फार्म भर दिया और परीक्षा मतलब काय से भरे भैया, उसने होम साइंस लिया तो अपन भी होम साइंस ले लें। कुछ समझ में ही नहीं था, अकल कुछ नहीं थी कि कौन सा सब्जेक्ट अपने लिए अच्छा होगा, कौन सा नहीं। होम साइंस ले लिया और फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा, शादी किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? यही 15-16 के आसपास हुई। आपने 11वीं 12वीं बस पास की होगी? हाँ ना, तो सर तो 8वीं पढ़ने के बाद 2-3 साल तो उम्र बढ़वा ली। हाँ। तो समथिंग यही, मतलब ये समझो कि मैं 9th में होंगी और क्या। अच्छा। तो वो उम्र जो बढ़ाई उसमें 11वीं पास हो गई मेरी, 11वीं में एडमिशन करा लिया। हाँ। अब शादी क्या है कि मेरे मिस्टर जो है वो बैंक में हैं, तो मेरे मतलब मिस्टर वहाँ पे जो नवल मेडिकल स्टोर थी भोपाल में, मेरे पिताजी का वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो इक्का दुक्का ही लड़के लोग पढ़े लिखे होते थे, तो पिताजी ने बोला कि इसकी मतलब सगाई इनसे कर देंगे। देखते दादी के अभी नीम गाँव में पियर था, वो आती जाती रहती थी। मेरा ससुराल भी मतलब वही नीम गाँव का ही हुआ। तो कहीं आपस में लेडीज़ों ने चर्चा की कि वो उनका लड़का है, इससे बोले इसकी सगाई अपन कर देते हैं। ऐसी बात पक्की इन लोग ने कर ली।
फिर शादी हो गई, तो रिजल्ट जो था वो मेरा शादी के बाद आया। अच्छा, तो मैं उसमें पास हो गई। कौन सी क्लास का रिजल्ट? 10th मतलब 11 हर सेकेंडरी, उस समय हर से बिल्कुल, हाँ हर 11th secondary था। हुआ था, हाँ। तो मैं पास हो गई उसमें, तो ये तो चलो अपन ने एक अच्छा काम किया। फिर शादी में तो शादी होने के बाद में तो मिस्टर मेरे वहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में उधर थे, तो उनके साथ ही उधर चली गई मैं। जाने के बाद में थोड़ा सा जीवन यूँ ही चलता रहा। अब भाई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। तो बोले भाई इनको तो बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे। फिर हमने हमारा ध्यान जो था, घर वाले ने तो और भी कई लोग ने बोला कि अरे बच्चे नहीं हो रहे, शादी दूसरी कर ले, ये कर ले। मिस्टर ने बोला दूसरी भी कर लूँगा तो उसमें क्या पता है कि उसको भी मतलब होंगे कि नहीं होंगे, क्या गारंटी है। बोले नहीं, जो है ये ठीक है। इलाज भी चलता रहा मेरा उन दौरान। खैर फिर हमने वापस पढ़ाई की और रुझान किया कि मुझे तो पढ़ना है। उस समय मतलब बुक्स वगैरह नहीं मिलती थी, तो सरिता वगैरह और मधुरिमा पेपर जो भास्कर का आता था, मेरे पास आज भी बहुत पुराने पुराने मधुरिमा वगैरह रखी, तो वो पढ़ती रहती थी मैं। तो इनको भी लगा कि यार इसको पढ़ने में रुचि है। तो फिर मेरा फिर प्राइवेट फॉर्म भराया, पता किया कि किस में तेरे को इंटरेस्ट है। मैंने कभी मेरे को तो एग्रीकल्चर अच्छा लगता है, अच्छा, तो एग्रीकल्चर में फॉर्म भर दिया हमने। तब तक इनका ट्रांसफ़र शायद सिराली हो चुका था, तो एग्रीकल्चर का फॉर्म भर दिया। और एग्रीकल्चर का फॉर्म आपने किस कॉलेज का फॉर्म भरा या नहीं फिर? सर, 12th, क्योंकि मेरे को कॉलेज पढ़ना है, तो अच्छा। 12वीं पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। अच्छा अच्छा, ये आपने ब्रेक के बाद किया? ब्रेक ठीक है, काफ़ी ठीक 7-8 है, साल का 7 साल का ब्रेक ठीक हो है, गया था ना ठीक है, सर। ठीक है। अब मुझे पढ़ना है कॉलेज, तो कॉलेज के लिए तो 12th बहुत ज़रूरी हो गया था। ओके ओके। तो फिर मैंने 12वीं 12th आपने एग्रीकल्चर से हाँ प्राइवेट किया? प्राइवेट किया सर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में प्राइवेट 12th कर लिया। 12th के बाद में फिर ऐसा आया कि हाँ आज यहाँ इलाज कराने जाना, आज वहाँ कराने जाना, आज यहाँ कराने जाना, तो फिर पढ़ाई छूटी मेरी। फिर पढ़ाई छूटी, फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं यार मेरे को तो और पढ़ना है। कई लोग जॉब वगैरह करते थे। मैं उस समय सिराली में एक प्राइवेट स्वामी विवेकानंद स्कूल जो थी सरस्वती, उसमें मैं पढ़ाने लगी थी। अच्छा, हाँ, पढ़ाने भी जाने लगी थी, जॉब करने। सर उस समय वहाँ पे क्या होता, कोई समाज के लोग तो थे ही नहीं। स्कूल जाना तो उल्टे पल्ले की साड़ी पहन के जाना, और आते से सबसे पहले घर आके सीधे पल्ले की साड़ी करना। तो ये भी एक बड़ा मतलब विचित्र सा ही माहौल था। मगर मेरा एक टाइम का बहुत शुरू से ही मेरी आदत रही है टाइम की, मतलब टाइम पे जाना है, टाइम पे जाना। तो मैं बिल्कुल स्कूल पे टाइम पे जाती। सरकारी स्कूल के सामने से जाती थी, तो वो लोग टीचर वगैरह बोलते थे कि देखो ये मैडम कभी भी 5 मिनट लेट नहीं होती हैं। छोटे बच्चों काफ़ी अनुभव भी रहा, सीखा, पढ़ा भी वहाँ पढ़ने के साथ साथ। फिर 12th मेरा हो गया। 12th के बाद थोड़ा सा और गैप हुआ। अब क्या करना है, कॉलेज पढ़ना है। कितना इत्तेफाक है सर कि 11वीं होम साइंस, 12वीं एग्रीकल्चर, फिर BA आर्ट्स कॉमर्स ही आर्ट्स वगैरह। ये तो मतलब मेरी तो विचित्र, बस पढ़ने का शौक है। कुछ पता तो था नहीं कि नौकरी करना है तो एक ही धारा में जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़े जाना है। तो मतलब 12th पढ़ने के बाद मैं इसमें ले लिया अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज है एडमिशन, वहाँ पे भी प्राइवेट में पढ़ती रही। फिर हरदा आ गए। हरदा आने के बाद में फिर PhD का बहुत जुनून था सर। अच्छा। और आज भी है होने को। तो फिर मैंने क्या किया, ये तो हो गया मेरा BA, तो अब MA करना है। तो कुछ पता नहीं था, तो किसी ने बोला कि वो महर्षि वैदिक पीठ कुछ है ना करके एक संस्था, उससे मैंने MA कर लिया हिंदी साहित्य में। क्योंकि साहित्य में मुझे बहुत प्रिय है। साहित्य में मुझे थोड़ा राइटिंग वर्क वगैरह करती हूँ। उस समय मैं लिखती थी, तो मधुरिमा पेपर, भास्कर वगैरह बहुत सारे पेपरों में मेरा आर्टिकल वगैरह छपते भी थे। क्योंकि फ्री थे, कुछ मतलब माइंड को कहाँ लगाना है। बच्चे नहीं होते तो हुए तो ताने भी बहुत सुनने को मिलते थे, और ऐसा तो पूरा ध्यान उसमें लगा दी। फिर बाद में इधर उधर इलाज वगैरह कराने के बाद बच्चे भी भगवान की दया से हो गए, पर पढ़ना था। तो मैंने हिंदी साहित्य से MA कर लिया। अब जब PhD की बारी आई, कई लोग बोले कि नहीं यार इससे तो आपका ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर क्या करना है, ये BSW कर लिया। वो भी काफ़ी गैप के बाद में करा। और अभी 2-3 साल पहले मैंने MSW, अच्छा, BA पहले किया आपने, BA के बाद MA किया, BA के बाद MA करा, फिर BSW किया, फिर MSW फिर MSW करा सर। अच्छा, और PhD आपका हुआ कि नहीं? PhD अभी नहीं हुआ सर। MSW तो सोचो कि बच्ची भी साथ में परीक्षा देने जा रही, मेरी खुद की बेटी। मैंने जो मतलब बेटी का इतना जुनून था, जब मेरे को 10 से 12 साल बाद बेटा हुआ पहली बार, बहुत रोई थी सर मैं कि मुझे बेटी चाहिए थी। तो मैं रोई थी। तो फिर लगे कि तो भगवान ने दिए नहीं। 5-7 साल बाद फिर जैसे 10 साल बाद लड़का हुआ, थोड़े दिन बाद ही दूसरा बेटा हो गया। मुझे मतलब लड़की चाहिए थी। इस पर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है मेरा बढ़िया सा। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, जिद मेरी शुरू से जिद रही, पढ़ने की बोलो या समाज सेवा की बोलो या कुछ भी बोलो। सबसे परिवार से भी लड़ झगड़ के नहीं, पढ़ना है। तो लड़की के लिए जिद थी मेरी कि मुझे लड़की चाहिए। तो एक लड़की हुई, तो वो और मैं साथ साथ वो इधर 12th के देने जा रही थी, मैं उधर अपने MSW पेपर देने जा रही। वो बहू भी
अच्छा, अब आपकी बहू भी है? बहू और पोते पोती समझ लो उनके, मतलब बहू और सास दोनों साथ साथ ही तो पढ़ रही। आपने जब एमएसडब्ल्यू किया तो ये सास बनने के सास पहले बनने किया? के सर, सास बनने के बाद। अच्छा। सास बनने के मतलब बाद। एमएसडब्ल्यू जो आपने किया है ये सास बनने के बाद हाँ किया सर, है। सास वेरी बनने गुड, के बाद। वेरी गुड, बहुत और बढ़िया। उतने बच्चों में मुझे शुरू दिन पेपर देने गई, क्लास में बैठती थी, थोड़ा शर्म भी आती थी कि कैसे मैं बच्चों के साथ में बैठूं। फिर थोड़ा सा जो नेगी सर है एलबीएस कॉलेज में, वो उनका थोड़ा सपोर्ट रहा मुझे। मतलब बच्चों से के सामने बोलते थे, कोई इतनी उम्र में भी ये कॉलेज आ जाती हैं, हमसे जिद करती कि हमें ये फाइल बनाना है सर, ऐसा करना है, तो आप सीखो, इनसे सीखो। तो थोड़ा मोटिवेशन मतलब मनोबल बढ़ गया। तो एलबीएस में मैंने अपना एमएसडब्ल्यू कर लिया और अच्छे परसेंटेज से किया मैंने। वेरी गुड। तो ये तो मेरी बहुत मतलब उपलब्धि थी। और रही बात भास्कर वुमेन्स भी मिला था सर मुझे एक बार। अच्छा, ये जैसे ये तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। हाँ। एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद आपने समाज सेवा का आपके ऊपर जुनून बोल रहे हैं, या समाज सेवा की शुरुआत आपकी कैसे हुई? सर समाज सेवा की शुरुआत ये थी कि मतलब जैसे लोगों की मतलब लायनेस क्लब वगैरह किसी महिलाओं के पेपर में मेरे पढ़ने का, जैसे पूर्व में बता पढ़ने का शौक था, तो उनके बारे में पढ़ती रहती थी मैं। फिर अमृता देवी जो है हमारी हाँ। बिश्नोई समाज से, जिन्होंने अपने पेड़ के लिए मतलब अपनी दोनों बेटियों के साथ जान दे दी, वो मेरी प्रेरणा स्रोत है। पर्यावरण पे मुझे बहुत लगाव है, तो उनके बारे में जो सुना पढ़ा देखा, तो शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, मुझे भी कुछ अलग हटके करना है। तो जब लायनेस क्लब वगैरह इन लोगों के बारे में भी पेपर में पढ़ती थी, तो शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ तो मुझे मतलब सहयोग मिलना चाहिए। तो मैंने फिर आंगनवाड़ी वगैरह में जाके शुरुआत करी, उनके मतलब उन लोग से मिलना शुरू करा कि भाई बच्चे उनके बीच में जाने लगी। फिर कुछ इक्का दुक्का महिलाएं से मेरा मतलब और परिचय हुआ, तो चुनिंदा महिलाओं के साथ में जाने लगी। पर्यावरण पे क्या, उस समय मुझे किसी का भी जन्मदिन होता था, शादी की सालगिरह होती थी, आज से अपन बात करें तो कम से कम 6-7 साल पहले, 8 साल पहले की हूँ, पौधा भेंट करती थी मैं, किसी के भी जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो। अब तो खैर एक ये पूरा ट्रेंड ही बन गया है कि सब लोग यही कर रहे हैं। मुझ पे हंसते भी थे सर लोग, जैसे महिलाएं अपने बहुत मतलब अपने जिसमें फिर धीरे धीरे लायनेस क्लब में जुड़ी कई लोग, तो क्या कहते थे, रेखा बिश्नोई को क्या है, वो तो पौधा ला देती हैं, फ्री में मिल जाता है इनको। मगर आप यकीन करेंगे सर, मेरे मतलब मिस्टर के मैंने बहुत पैसे पर्यावरण पे मतलब लगाए हैं, खर्च करे हैं। मैं ये सोचती थी यार एक साड़ी नहीं लूँगी, कम लूँगी तो चल जाएगा, मगर मुझे पर्यावरण बचाना है। और पौधे अब मेरे घर, मान लो मेरा खेत थोड़ा दूर है खिड़कियाँ साइड, तो पौधा किसको देती थी मैं कि भाई इसके घर जगह है, ये लगा सकते हैं। आज भी उनके घर दिए हुए पौधे बोलते हैं कि ये देखो रेखा जी ने पौधे दिए, मेरे यहाँ लगे हैं। तो ऐसा मैं उन पौधा वेट करती थी। धीरे धीरे फिर मैं लायनेस क्लब में जुड़ी, खुद का एक एनजीओ बनाया गुरु जम्ब सेवा समिति के नाम से। अच्छा। उसके माध्यम से भी काम किया, फिर लायनेस क्लब में जुड़ी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे मतलब काम पे एक के बाद ऐसे लोग मिलते गए और कारवा बनता आपने गया। जैसे बताया कि आपको भास्कर वुमन अवार्ड मिला था। हाँ। तो ये जो भास्कर वुमन अवार्ड आपको मिला था, ये आपके किस कार्य को देख के, आपकी शिक्षा को देख के, या फिर कोई आपके विशेष कार्य को देख के नहीं आपको सर, दिया इसको गया था? शिक्षा को देख के तो नहीं है। ये क्या है कि पेपर में कई बार अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारे मतलब प्रतियोगिताएं निकलती है, या अपने को बहुत सारे मतलब अचीवमेंट मिलते हैं। कई बार अपन कोई पढ़ लेता है, वो उसको पा जाता है, कोई पढ़ के उसको पटक देता है। अब उस समय मैं पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें एक इस टाइप का एक कॉन्टेस्ट निकला था भास्कर वुमेंस का, कि ये अपने को पूरे अब तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब घर है, उस समय कुछ नहीं था। तो पहले मुझे राइटिंग वर्क भी करती थी ना सर, तो इनको बताने करने में वो आर्टिकल की डेट ही निकल जाती थी। अच्छा। पतिदेव को बताने में, आज पढ़ूँ कल पढ़ूँ, वो नहीं हो पाता। अब उनको मैंने बताया ही नहीं भास्कर वुमेंस का। मेरा बेटा जो था उसको मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर अपने हाथ से लिख के दिए। उसने वो जो टाइपिंग वाला है सामने, सपना टाइपिंग वगैरह कौन सा, उस पर जाके उसने टाइपिंग करवाई, और हमने उसमें एक 2-3 लोगों का रेफरेंस देना था, तो उनका नाम डाल के, एक तो जो रामविलास केरवाट जी हैं उनका डाला, एक और की पता नहीं किसका डाला था। तो वो क्या हुआ, कोई शायद नंबर मोबाइल लिखने में गलती हो गई होगी, तो वो तो मैंने भेज दिया वहाँ पे। इनका आएगा जब देख लेंगे पिताजी को, फिर बता देंगे। अब हुआ क्या कि काफ़ी दिन बाद जो वो नंबर गलत लिखा ना, वो हमारे समाज वाले के पास फ़ोन गया। अच्छा। समाज वाले के पास फ़ोन गया कि भास्कर वुमेंस में रेखा बिश्नोई जी को बुलाया है। तो समाज में जिसका फ़ोन गया वो रिलेशन में मेरे चाचा जी लगते हैं। उनको क्लिक हुआ कि रेखा बिश्नोई तो कोई है नहीं, एक ही है। तो उन्होंने फिर इनको फ़ोन किया, फिर हमने भास्कर वुमेंस में इंदौर बुलाया सर। तो भास्कर वुमेंस ऐसे ही नहीं मिला सर, 3 से 4 बार हम लोग वहाँ पे बार जैसे बहुत सारे लोग थे उसमें, कम से कम होंगे तो 8,000-1,200 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे, उसमें 500-700 लोग होंगे। तो पहले राउंड में हमको बुलाया,
जिस बोले अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हम आपको अगली बार बुलाएंगे। ओके। फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो गया तो अगली बार बुलाएंगे। ऐसा कर कर के लास्ट में जब था तो मतलब वहाँ पे बुलाया। लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि आप की इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो। उसमें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से मैंने जो फॉर्म डाले थे, कुछ फ़ोटोग्राफ लगाए थे, उसमें चयन हुआ। इनका मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं विदेश जाना चाहती हूँ। वो बोले विदेश क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा विदेश इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि महिलाओं पे अगर ट्रस्ट करो, महिलाओं पे भरोसा करो और उनको आगे बढ़ने दो तो महिला बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उस समय का एक बोलना था मेरा। तो वहाँ पे फिर किरण बेदी जी द्वारा मुझे भास्कर वुमेन्स अवार्ड दिया गया। और सर मैं ये बताऊँ, जो हमारी समाज की पोशाक होती है वो लहंगा और चुन्नी, तो मेरे को ये बोलने लगे कि तू ये पहन के जा सकती है। मैंने कहा इसमें क्या शर्म है, क्यों नहीं पहन के जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो सर वो लहंगा चुन्नी में ही मैं वहाँ पे गई। तो बहुत सारे ऑडियंस जो बैठे थे ना, बोली यही इस लेडीज़ को थे ना इसके वेशभूषा से ही प्राइज़ मिला है। अच्छा। तो इसका ये फोटो आपके पास आज भी है जी क्या? सर, बिल्कुल है सर। तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। जी सर। तो हम इस प्रोग्राम में उसको दिखाएंगे। बिल्कुल सर। तो मेरे को किरण बेदी जी द्वारा भास्कर वुमेन्स मिला और मेरी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मैंने मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने अपनी मेहनत से, मेरे बेटे ने, हम दोनों ने प्रयास किया वो फॉर्म वगैरह फिलअप करने में, तो वो मुझे मिला। तब वहाँ से जाके मुझे फिर पीछे मुड़ने के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी सर। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने एक विदेश यात्रा भी की है। हाँ सर। ये कब की बात है और ये कैसे संभव हुआ? सर क्योंकि ये आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने भास्कर वुमेन अवार्ड में भी यही कहा था कि मेरा सपना है विदेश यात्रा करने हाँ का। सर। तो ये सपना आपका कैसे पूरा हुआ? सर ये सपना ऐसे पूरा हुआ कि उस समय पहले मैं तो मतलब हम लोग ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां होती हैं ना, उसमें जैसे हर्बल प्रोडक्ट जो एलोवेरा वगैरह, इसकी कंपनियों में हम भी थोड़ा काम करते थे। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस भी मैं करती थी, मतलब कर साथ साथ। तो जैसे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में भी हम लोग को जैसे कौन ने कितना ज़्यादा इंश्योरेंस किया है, तो वहाँ बुलाते थे, तो अवार्ड वगैरह देखते थे, तो यार इसको मिल रहा मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये मतलब एक ईर्ष्या सी मतलब होती थी ना, तो कंपटीशन सा चलता था। फिर ये भास्कर वुमेन्स ये विदेश यात्रा, तो ये हुआ कि भास्कर पेपर में मैंने पढ़ा, एक फॉर्म आया हुआ था कि कुछ विदेशी कुछ लोगों को, किसानों को खासकर, अच्छा। किसान लोगों को विदेश भेजना चाहते हैं, वहाँ की जो खेती किस टाइप की है वो खेती को सीखने के लिए। तो मैं कृषक भी हूँ एक, तो मैंने वो पढ़ रही और ये भी पास में बैठे थे। मैंने कहा अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन होना था, अच्छा। सिलेक्शन हो जाए और हर ज़िले से 2 किसान को भेजना है उनको, तो कोई ज़रूरी थोड़ी सर कि मैं भर रही हूँ फॉर्म और लोगों ने नहीं भरा होगा। तो ये बोले हाँ ठीक है भर दे, देखेंगे होगा तो देख लेंगे। इन्होंने तो सहज बोला कहाँ इसका होने वाला है और ये कहाँ जाएगी विदेश। सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, एग्रीकल्चर विभाग में डाल दिया। तो वहाँ से एक दिन फ़ोन आया कि मैडम आपके पास तो इतनी उपलब्धियाँ हैं, कुछ और फोटोग्राफ्स लगाओ इसमें पर्यावरण में, जो पर्यावरण पे और जैविक खेती वगैरह पे ही काम करती हूँ ज़्यादा। तो वो मैंने उनको मतलब फ़ाइल में फिर और पुटअप किया, फिर और उसमें फ़ाइल में लगाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब वो तो बात सर आई गई होगी, क्योंकि साढ़ डेढ़ साल हो गया, कुछ खबर ही नहीं आई, क्योंकि हमको लगा ही नहीं कि मतलब कभी हम विदेश जाएंगे। फिर अचानक 2-1 साल बाद, अब वो बात भी इतनी ठंडी पड़ गई, किसी को कोई पता नहीं। अब 2-1 साल बाद में फिर आया कि आपको मतलब भोपाल बुलाया है और इस तारीख को आपको जाना है, समथिंग शायद 12-13 की बात होगी सर वो। अच्छा। तो बोले आपको वहाँ पर बुलाया भोपाल। हम गए भी सर, समाज में इतना विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि उसके हमारे समाज के भी एक व्यक्ति भी हमारे साथ में मतलब उनका भी सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी गए। अब उनको लगा कि भाई जा रहे हैं, किसके साथ जाएंगे। वहाँ पे 12-13 दिन का इटली और जर्मनी का टूर था सर मेरा वो। अच्छा। पूरा यूरोप का मतलब, तो किसके साथ जाएंगे, कैसे है, इतना विवाद हुआ कि मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं जा ही नहीं पाऊँगी। अच्छा। फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा समाज ठीक है अपनी जगह बिल्कुल सही है, अगर हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, तो आपको लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो आज बात करेगी, कल भूल जाएंगी, पर ये जो मेरे पास में एक उपलब्धि आई है सर, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर सकती सर। तो मेरे पास जो उपलब्धि आई है, ये एक मौका मिला है मुझे, अगर इनके बात में रह जाएंगे तो मैं जीवन में कभी नहीं जा पाऊँगी। ये तो आज बात करेंगे कल भूल जाएंगे, मगर मुझे जाना है। तो इस जगह तो मैं अपने पति को ही, महेश जी विष्णु को ही कहूँगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझ पे विश्वास किया, भरोसा किया, और अब मुझे विदेश जाने का एक मौका दिया। बच्चे लोग ने भी उस समय तो खैर मेरे बच्चे भी छोटे ही थे हालांकि, पर उन लोग ने भी मतलब सपोर्ट किया। मेरे मामा जी हैं सारंगपुर में,
मोहन जी और हुक्म जी, मतलब दोनों, उन्होंने भी बोला कि इसको मौका मिला है तो जाना चाहिए, इसको जाने देना चाहिए। और पढ़ाई को लेकर मेरे पिताजी भी बहुत मतलब थे कि नहीं, इसको एक मौका मिला। हर जगह उनको लगता था कि यार मेरी बेटी को ये मिला है, तो वो किसी को भी मेरे को बताते थे कि यार ये मेरी बेटी है, इससे मिली, इससे मिली। तो उन लोगों ने 2-3 लोगों ने जब इनको बोला तो इनको भी लगा कि नहीं यार जाने देना चाहिए। फिर मेरे मतलब मैं तो चली गई वहाँ पे, और बाद में पीछे कुछ 1-2 गमी हुई, क्या हुई, तो वहाँ मेरे बारे में काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई। अच्छी चर्चाएँ तो कम हुई, बुरी चर्चाएँ ज़्यादा हुई। मैं वहाँ से जाने के बाद में मतलब काफ़ी मतलब परिवर्तन भी आया। परिवर्तन ये आया कि भाई वहाँ से आई है, और वहाँ पे हम लोग को किसान भ्रमण यात्रा थी, वो हमें जगह जगह किसानों से, वहाँ पे किसान की खेती वगैरह के लिए ले गए थे। सर वहाँ पे लोग बिल्कुल रसायन का उपयोग नहीं करते, केमिकल का, अच्छा। पूरा जैविक। और इवन यहाँ पे ऐसा है कि जो कचरा है अपना, रॉ मटेरियल जिसको बोलते, कचरे से बिजली बनाते हैं, और वो बिजली जो किसान है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। अच्छा। इतना अच्छा है कि वहाँ पे केमिकल कुछ नहीं, और सब लोग इतने बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है कि सब अच्छा, अभी इतने। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आपकी विदेश यात्रा थी तो उस समय आपका पहनावा क्या होता था? सर मेरा साड़ी जो मैं आज हूँ उसी पे थी सर। अच्छा, यही पहनावा। तो और कई लोग ने यही चर्चा करी थी यहाँ पे, जब वहाँ पे मैं थी, तो कई लोग बोलते थे कि वहाँ पता नहीं वो क्या पहन रही होगी, क्या नहीं पहन रही होगी। तो मेरे कुछ तब शुरुआत में उस दिन मैं गई ना सर, पहली बार तो मेरे को बेटे ने मोबाइल ला के दिया था। वो मोबाइल मेरे हाथ में पहली बार आया, मुझे कोई चलाने का आइडिया नहीं था। तब मैं यहाँ से दिल्ली जैसे गई, दिल्ली पे जाने के बाद मैं इनको फ़ोन लगाया कि मैं दिल्ली पहुँच गई। ये तो बोले अपन भोपाल से बाहर नहीं पहुँच पाए, माँ दिल्ली पहुँच गई है। दूसरा तारीफ यह है कि सर बच्चे सब दोनों तीनों मेरे जो माँ बोलते हैं मुझे घर में, तो बोले माँ वहाँ पहुँच गई है। मैंने मतलब उस पूरे यात्रा में ही मोबाइल चलाना सीखा, और उसी से फ़ोटोग्राफ भेजती थी। तो मेरे जो परिवार वाले थे तो बोले ये देख आज ही उनकी जीजी की फ़ोटो है, ये देख ले कैसे हैं। तो सारी मेरे जो साथी वगैरह थी, महिलाएं भी थी सर उसमें, क्योंकि हर ज़िले से 2-2 गए, तो 40-42 लोगों का ये पूरा ग्रुप था हमारा। और 12 दिन का टूर था, इटली और जर्मनी दोनों जगह का। अच्छा। वहाँ पे हमें कॉलेजों का भी भ्रमण कराया। वहाँ पे खेती ऐसी होती थी कि ग्रुप में खेतियाँ होती थी। जैसे अगर मान लो मशीनरी आपके पास नहीं है, आपके पास है, तो वो मतलब ये करते थे कि जो इकट्ठा किराए से ले लेते थे, हर किसान नहीं खरीदते थे। आपका एजुकेशन कितना हो चुका था? सर मेरा एजुकेशन बीए हो चुका था। बीए हो चुका था हाँ उस सर, दौरान। बीए तो हो चुका था मेरा। तो मेरा जो आज जो हूँ ना, कोई उल्टे पल्ले की ना, ये ना, जो हूँ वो हूँ। और पूरी फ़ोटो में भी बाकायदा सिर पे पल्ला मेरा था, क्योंकि हमारे समाज के एक व्यक्ति जो थे वो हमारे साथ थे। कभी कभी क्या होता था, ठंड ज़्यादा होती थी तो कोट पहनना रहता था, तो एक स्टाल रहता था मेरे पास में, तो वो स्टाल से मैं सिर अपना ढक लेती थी। मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर मान लो मैं 4 दिन 10 दिन वहाँ रह के अगर कुछ अपना पहनावा चेंज भी कर लेती, उससे क्या फ़र्क पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा ये है सर कि मैं दूसरों के लिए अपना कल्चर क्यों बदलूं। अगर आज जो भी है सब मेरे को इसी पहनावे में जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो मैं हमेशा किसी भी जगह हूँ तो इसी पहनावे, वहाँ भी इसी में थी मेरे पास में। इसीलिए आपकी एक अलग पहचान बनी है। आप जहाँ भी, मैंने भी आपको कई जगहों पे देखा है, लेकिन आपका पहनावा वही जो ट्रेडिशनल पहनावा है, जैसी आप आज दिख रही हैं ऐसी ही आप मेरे ख्याल से हर तरह के प्रोग्राम में, चाहे वो सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे प्रशासनिक प्रोग्राम हो, या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, हर जगह आप इसी तरह के पहनावे में आप पहुँचती हैं। तो अच्छी बात है ये। इसी मैंने अपना पहनावा इसलिए, कई मेरी परिचित हमारे समाज की महिलाएं भी हैं जो जोधपुर वगैरह में, वो जैसे मेरे कुछ प्रोग्राम का रहते हैं तो कभी कभी अपन फ़ोटो वगैरह कहीं डालते हैं तो वो बोलते हैं इतने सारे प्रोग्राम इतनी जगह जाती है पर तू अपना पहनावा मतलब यही क्यों। मैं इनका, मुझे लोग अगर पसंद करेंगे तो इसी में करेंगे, मैं उन लोगों की वजह से अपना पहनावा नहीं बदल सकती हूँ सर। और आज इतना आगे बढ़ने, समाज की बात करें तो समाज को भी लगने लगा नहीं कि भाई ये इसी उसमें जाती हैं, इन्होंने अपना कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो सर आया है, समाज में भी परिवर्तन आया। हालांकि मुझे तो बहुत संघर्ष करना पड़ा और आज भी कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका संघर्ष, कहीं ना कहीं आपने अपने शब्दों में आपके हर संघर्ष को आपने बताया है। आपने जो अपना बैकग्राउंड और आपकी उपलब्धियों के बारे में जो आपने बताया, इस दौरान आपने मेरे कई प्रश्नों के जवाब उसमें आपने दे दिए। मैं आपसे 2 या 3 प्रश्न इस दौरान करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो भाव विभोर होके आप अपनी बात कहती गई, तो उसमें मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब मिलते गए। परिवर्तन तो आया है, परिवर्तन तो यह है जैसे कि कहीं ना कहीं दबी जबान में जैसे आज की बच्चियां रहती हैं, वो मुझे व्यक्तिगत मिलती हैं कई बार, कि हमें भी कई बार हमें पढ़ने के लिए नहीं देते, हमें भी पढ़ना है,
हमें भी ऐसा करना है। आज भी मैं सामाजिक कार्यक्रम में जाती हूँ तो मेरी बहनों बेटियों मतलब जो बच्चियाँ आती हैं ना उन्हीं से ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि मुझे सिर्फ एजुकेशन पे क्या करना है इसी पे बात करने में मज़ा आता है, ना कि घर गृहस्थी की रेस में। अभी मेरी दोनों बहुएं सर, हमारे घर में आप देखें कि 7 लोग हैं, तो दोनों बेटे पढ़ रहे हैं, दोनों बहुएं पढ़ रही हैं, मैं पढ़ रही हूँ अभी छोड़ी है मतलब MSW, और मेरी बेटी पढ़ रही है। सिर्फ मेरे पति देव को छोड़ के हम सारे पढ़ रहे हैं। पतिदेव जॉब करते हैं। वही मैंने कह रही हूँ, वो भी कहते हैं कि भाई मेरे को छोड़ के आप सब लोग पढ़ रहे हो। मेरे ससुर बहुत सपोर्ट करते थे सर। अच्छा। बीच में आपको एक बात और बताना चाहती सर कि मैंने बीच में LLB भी करी थी। अच्छा। LLB ये करी थी कि मेरी गुड़िया जब शायद ये होगी 3-4-5 महीने की 6 महीने की होगी शायद ये, तो मैं उसको साथ में लेके इंदौर जाती थी और सुबह 4 बजे की 5 बजे की बस पकड़ती थी मैं, और तब मैं खाना बना के और इंदौर पेपर देने जाती थी। क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने LLB का फॉर्म डाला था। 3 सेमेस्टर समथिंग मेरे हो चुके थे। तो मेरे ससुर इनसे बोलते थे, महेश मैं जब भी रेखा को देखता हूँ वो टेबल पे ही मिलती है मेरे को पढ़ते हुए। बोले वो सुबह खाना बना के जाती है, तो थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर सकता उसको। और मैं ये सोचती हूँ सर कि आज शायद वो होते तो मैं कहीं और होती। मैडम, मेरा आपसे जो अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र नारी किस तरह से समाज में बदलाव ला सकती है? स्वतंत्र नारी सर समाज में बदलाव की बात अगर करें, पहले अपन आज से 20 साल 25 साल पीछे झांकें और आज वर्तमान में झांकें तो बदलाव तो बहुत हुआ है। पहनावे में बदलाव हुआ है, विचारों में बदलाव हुआ, शिक्षा में बदलाव हुआ है और आत्मनिर्भरता में बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। एक स्वतंत्र नारी जो है वो चाहे तो बहुत बदलाव कर सकती है। आज अगर मान लो उदाहरण अगर मैं अपना ही लूँ तो आज मैं अगर मान लो मैंने एजुकेशन लिया है, मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो आज मैं अपनी बहुओं को पढ़ा रही हूँ, आज बहुओं को आत्मनिर्भर बना रही हूँ। समाज भी हम लोग को देखती है तो निश्चित कि भाई इन लोग में इतना है तो बदलाव तो है। थोड़ा सा शोषण में अगर अपन कहें, शोषण होता है और आवाज़ दबा दी जाती है, तो यहाँ पे हमारा बदलाव अभी नहीं हुआ है, बाकी तो काफ़ी जगह बदलाव हुआ है। मैडम, एक बात जो आपने विषय कहा, जो आपने बातें कही, जो आपने अभी बात कही, शोषण होता है। कई बार ये भी देखने में आ रहा है कि ये जो स्वतंत्रता, ये जो सशक्तिकरण है, ये समाज को बिगाड़ भी रहा है। कई जगह महिलाएं इस सशक्तिकरण का नाजायज फायदा उठाती हैं। सर आपकी बातों से मैं 100% नहीं 101% सहमत हूँ सर। मैं एक नारी हूँ इसलिए मैं नहीं कहना चाहती थी उस चीज़ को, मगर इस चीज़ का दुरुपयोग नारी ही कर रही है सर। मैं अगर कहूँगी हो सकता है मेरी बातों से बहुत महिलाओं को आघात भी पहुँचे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी महिलाएं इस चीज़ में इस टाइप से कर रही हैं, मगर आज स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर हमें घर वाले ने हमें आज़ादी दी है कि जाओ आप अपना वर्क करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप जॉब करो या आप खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो इसमें कहीं ना कहीं वो इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। और पहनावे में सर, आज अगर हम पहनावे की बात करते हैं तो महिलाओं के पहनावे में इतना परिवर्तन हो गया है। हम किसको क्या दिखाना चाहते हैं सर? हमें अगर किसी चीज़ को दिखाना है तो हमें, अगर पत्नी है तो वो अपने सिर्फ जो भी पहना हुआ है, जो सब कुछ है वो अपने पति के लिए होना चाहिए। अगर हम बाहर जाके फूहड़पन टाइप का ये कर रहे हैं तो क्या हम समाज को या दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे हैं क्या सर? तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी एक अगर हम लोग कि अगर मान लो पुरानी कोई फिल्म की बात करें, कोई गाना आ रहा है तो पुरुष वर्ग पूरा वेशभूषा में, नारी है तो आधे अधूरे वस्त्र में आ रही है, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं हम? नारी को अपना स्वतंत्रता का इतना भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ये मेरा तो यही है कि भाई नारी को अपना जो पहनावा है मेन उस पर ध्यान रखना चाहिए। कई, जैसे हम कहें कि शिक्षा की स्वतंत्रता, तो शिक्षा की स्वतंत्रता की जब बात आती है तो 2 पेरेंट्स हैं, एक दोनों की बच्चियां हैं, एक पिता अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो बच्ची उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रही है, तो उसकी बच्ची जो है या जो दूसरा पेरेंट है वो अपनी बच्ची को कहीं ना कहीं शिक्षा की स्वतंत्रता से भी वंचित कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि वो देखता है कि हमारे पड़ोस में का जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता का नाजायज, या उसके परिवार की लड़की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रही है, तो मेरी बच्ची भी हो सकता है कि गलत रास्ते पर चली जाए। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं बंदिश लगा देता है और एक लड़की की स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं इसमें हनन होता है। तो इसका कोई उपाय हो सकता है क्या?
बिल्कुल। अभी आज ही मेरी बेटी जो है वो अभी BBA फर्स्ट ईयर में है, तो मेरी उससे यही चर्चा चल रही थी। वो यही बता रही थी कि माँ, कुछ लड़कियों की वजह से, जो एक लड़की ने गलत काम किया उसकी वजह से 99 लड़कियां हैं वो घर बैठ जाती है, या उनके जो सपने हैं वो दबा दिए जाते हैं। तो आज ही हमारी बात हो रही थी सर। तो जो पेरेंट्स, वो एक लड़की के कारण ऐसा होता है, तो दूसरे पेरेंट्स को अपनी लड़की को, अपने बच्चों को शुरू से ऐसे संस्कार देना चाहिए सर कि वो कोई गलत काम नहीं करे। बच्चों को शुरू से अपना जो से मतलब एक लड़की है या लड़का है, दोनों को शिक्षा बराबर देनी चाहिए। खासकर जो अपनी घरेलू शिक्षा होती है, जो संस्कार की शिक्षा होती है, वो शिक्षा ज़रूर मिलना चाहिए। कि पढ़ाई, जैसे कई लड़कियां होती है कि भाई अपने पढ़ने गई है और उसी उम्र में उसको सब कुछ करना है। आज कॉलेज, एक 12th पढ़ के आप फर्स्ट ईयर में गए हो, आपको इतना कितना नॉलेज हो जाता है कि आपको मतलब उड़ना है, आज़ाद होना है। तो इसका दुरुपयोग ना करके और दूसरी लड़कियों को ध्यान दे, आपका कहाँ यूज़ हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। तो मेरा उनसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ और पेरेंट्स, अपनी बच्चियाँ जब 9th क्लास में रहे, 8th क्लास में रहे, तभी को धीरे धीरे उसको इस टाइप की शिक्षा दे कि बेटा तुमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में किससे दोस्ती करना है, लड़की से भी करना है तो कैसी करना है। ये अगर शिक्षाएं मिलेगी सर, तो आप यकीन माने, बहुत अच्छी बात कही है। तो आप यकीन मानेंगे कि काफ़ी सुधार होगा। जो मैंने अपना व्यक्तिगत, मैं उस पर ही बता रही हूँ कि मेरी भी एक बेटी है, किस टाइप से हम लोग रात में साथ में सोते हैं, तो किस टाइप से उससे चर्चा करती हूँ मैं, बातों बातों में उसको इस टाइप से कहती हूँ कि उसको भी वो नहीं लगे और मेरा संदेश भी उस तक पहुँच जाए। उसको समझाते हैं हम लोग कि बेटा शौक करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आपके साथ लड़कियां से भी अगर आप दोस्ती करो तो समझ के करो, सोच के करो। और इतनी सी भी ज़िंदगी में घर कोई भी घटना आपकी घटती है तो किसी से ना कह के सबसे पहले अपनी माँ को कहो। अगर आपकी बड़ी बहन है उससे भी मत कहो, माँ डांटेगी पर आपको फिर भी उससे उस दौर से बाहर निकाल लेगी। जब तक बच्चियाँ घर और घर का माहौल होगा ना तो ही सर बच्ची माँ से कहेगी, अन्यथा वो कितनी ही दुविधा में होगी, यहाँ तक कि सुसाइड कर लेगी और माँ को नहीं कहेगी। तो घर का माहौल हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। इसका कोई सलूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सलूशन है कि पेरेंट्स, अगर बच्ची है तो पिता तक बात बाद में जाएगी, माँ का दायित्व उसमें पहले आता है। और बाद में पिता को भी बच्ची से इस टाइप का माहौल बनाना चाहिए कि उसको लगे कि नहीं, पिता मेरे दोस्त हैं, मेरे मतलब दोस्त से ये मतलब नहीं है दोस्त वो बन जाएंगे तो दूसरे दोस्त, मतलब पिता हूँ परंतु आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूँ। दोस्त नहीं बनना, दोस्त तो दोस्ती का इतना है कि दायरा एक सीमित होना चाहिए, मगर घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को जो घर में बात कहना चाहिए वो दूसरे से इसलिए कहने जाते हैं कि वो घर में उनके कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तब वो बाहर मित्र ढूंढते हैं। उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती, घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि वो अपने मन की बात अपनी माँ या पिता से कह सके। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि हम परिवार में माहौल ऐसा रखें कि बच्चे हमसे बात कर पाएँ, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हमारे साथ शेयर कर पाएं। और साथ में एक चीज जो आपने ही कही कि घर में पेरेंट्स का शिक्षित होना बहुत जरूरी है और बच्चों को संस्कार दिए जाए सर कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और ये कोई पाठ नहीं पढ़ाना सर कि हमें एक दिन बैठ के क्लास ले ली, धीरे धीरे बातों में। और आपको समय देना पड़ेगा बच्चों को। घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सब मोबाइल पे इतनी बिजी हो गए हैं, तो बातों में उनको समझाओ, बातों में ऐसा संदेश दे दो कि उनको लगे नहीं हर दिन अपनी छोटी छोटी बातें किसी ना किसी माध्यम, चाहे सब्जी काट रहे, सब्जी के माध्यम से, बेटा अगर इसकी सब्जी के साथ में अगर ये अपन ने डाल दी तो इसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, अगर आपको ये साबुन पसंद है इसकी जगह हमने ये यूज़ कर लिया तो आपके हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन हो जाए। हमें इस टाइप की बातों से उनको समझाना है, ना कि उनको हट लगे, उनको भी नहीं लगे कि हमें अति ज्ञान मिल रहा है। तो हमें ऐसा माहौल बनाना है सर। और दूसरा कि घर में जो आजकल क्या हो गया है कि पूजा पाठ है, कोई एक कर रहा है, कर लिया। अब हमारे घर भी अधिकतर पूजा पाठ, हवन वगैरह, हमारे घर डेली हवन होता है, मैं ही करती हूँ। पर कभी कभी जानबूझ के मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करना प्रियंका आप कर लेना बेटा आज, कनक आज थोड़ा सा ना मेरे को पता नहीं क्यों BP लो जैसा हो रहा है, कनक आज आप पूजा कर लेना बेटा। तो उनको भी जिम्मेदारी देना चाहिए ताकि उनको भी आदत लगे और उसमें उनको आनंद हमारी दिशा है वो किस तरह, उनको भी नहीं लगे कि यार ये रोज काम मुझसे करा रहे हैं। शाम को अब आरती करते हैं, बत्ती करते हैं, तो बनते कोशिश ये रहती है कि हम लोग हमारा आधे घंटे 1 घंटे के लिए हमारा मोबाइल जो है वो अलग रख देते हैं हम लोग, और साथ में बैठ के आरती वगैरह करते हैं। तो इससे एक ये होता है कि भाई नहीं है, मोबाइल हमारा जो है हमसे दूर है।
और रात में भी अधिकतर हम लोग सबके मोबाइल साइलेंट रहता है, एक दो का जो है वो अलग रखा रहता है, भाई घंटी पे इनने नहीं कोई घटना घट जाए, इनने नहीं उठा, मालूम है कि इनके मोबाइल साइलेंट है, भाई एक दो तो इनके चालू है, क्योंकि जो फ़ोन आएगा वो परिवार का ही आएगा ना, किसी अन्य आएगा तो हम सुबह बात कर लेंगे ना सर। कुछ देर हमें ऐसा करना चाहिए कि भाई सुबह का हमारा समय है, उठते से ही मोबाइल क्या देखना, उठते से नहीं देखना मोबाइल, उठते से विचार को अच्छे लाओ, भाई नहीं देखना जरूरी घटना, अरे भाई जरूरी जब मोबाइल नहीं था तब भी तो दुनिया चल रही थी ना, तो हमें इस टाइप से कुछ करना है सर। ये मोबाइल जो आया है एक प्रकार से बहुत अच्छा भी है और एक प्रकार से बहुत बुरा भी है। देखे जाए तो लाइट है, लाइट बिना हम जी नहीं सकते, अच्छी भी है, करंट लग जाए तो मर भी सकते हैं, पर हमें इसका उपयोग कैसे करना। टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान तो बनाती भी है, लेकिन कई बार हमको तकलीफ भी दे देती है, उसमें उसके दोनों पक्ष हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। इलेक्ट्रिसिटी से हम बिजली जलाते हैं या करंट लगाते हैं सर। यदि हम बात करें बड़े शहरों की और छोटे शहरों की, तो क्या इन दोनों जगहों पर महिलाओं की जो स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो दोनों जगहों पे फर्क है क्या, शहर और हमारे ये जो कस्बाई शहर या ग्रामीण क्षेत्र? हाँ सर, थोड़ा फर्क तो है। बाहर की महिलाओं की अपेक्षा यहाँ पे जो स्वतंत्रता में थोड़ी सी परेशानी है। अब मैं गांव से हूँ तो गांव की बात देखूँ तो वहाँ पे मतलब थोड़ा फ़र्क है। वहाँ आज भी कई डिसीजन है जो पुरुष वर्ग लेते हैं, महिलाओं को इतना मतलब अभी भी इतनी छूट नहीं है कि वो अपनी खुद की बात रख सकें। और अपने हरदा की बात करें तो हरदा में तो पहले से तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जब मेरे ज़माने से लेके आज तक, मेरा बचपन से लेके पूरा मतलब आज इतने साल तक मैंने हरदा में ही बिता दिए हैं, तो परिवर्तन तो बहुत आया है। और स्वतंत्रता में भी काफ़ी मतलब आगे महिलाएं निकली है। पहले इक्का दुक्का महिलाएं शॉप वगैरह पे बैठती थी, आजकल तो हर दूसरी तीसरी दुकान पे शॉप पे महिलाएं बैठ रही हैं। तो स्वतंत्रता तो आई है। एक बड़े शहर से हम तुलना क्यों करें सर, हमारा जो शहर है वो पहले से बहुत अच्छा है। हम बढ़ रहे हैं, मतलब हाँ, कि हम सही दिशा में हम सही दिशा में जा रहे हैं सर, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा लगता है कि आपको कि कुछ प्रयास किसी दिशा में और होने चाहिए? हाँ सर। ऐसा कोई सेक्टर आपको नजर आता है? सर मैं तो क्या है कि मुझे एजुकेशन में दिलचस्पी है, तो मैं तो बोलूँगी कि एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ गर्ल्स हॉस्टल वगैरह और होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा। और बच्चियों के लिए टेक्निकल जो कोर्सेस हैं, टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, ताकि जो एक तो होती है डिग्री, एक होती है डिप्लोमा। हाँ। तो छोटे कोर्स करके वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं, तो हमें यूनिट वगैरह लगानी चाहिए सर। अच्छा। और अब क्या है, मान लो हम लोग अगर सिलाई की बात कर दें कि सिलाई में भी इतना स्कोप है कि तो हर व्यक्ति या हर महिला इतनी सक्षम थोड़ी होती कि सर वो सिलाई खरीद सके, मशीन खरीद सके, पर उसके पास गुण है, उसके पास टेक्निकल है, वो जानकारी है उसके पास। तो अगर मान लो वो अगर घर से कुछ काम भी कर रही मान लो, तो उसको मार्केट मिलना चाहिए। तो समय समय पे हमारे यहाँ प्रदर्शनियाँ या मेले टाइप के जो हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ इक्के दुक्के मेले रहते हैं सर, वो साल में एक ही बार लगता है या 2 बार लगता है। एक बार लगता है शायद ये बड़ा वाला मेला, उसमें कुछ दुकानें होती हैं। तो हमें इस टाइप के मेले का आयोजन करना चाहिए और शासन के तौर पे करना चाहिए सर। अगर व्यक्तिगत आज लो, चलो मैंने या आपने अपने बात कर ली, कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो लोग मेला लगा लेंगे, आम आदमी थोड़ी लगा सकता है। तो हमें मार्केट देना है सर। गुण तो बहुत है महिलाओं में, मतलब ये है कि बहुत टेक्निकल जानकारियाँ भी बहुत हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तो मेला होना चाहिए, दूसरा यूनिट लगाएं। यूनिट में कुछ महिलाएं, जैसे बड़े शहरों में होता है ना सर कि सुबह वो घर का काम करके गई वहाँ पे 2-4 घंटे 6 घंटे काम किया, भाई उनको इतना मटेरियल मिल गया कि आपको इतनी देर में इतना करना है, और वापस वो घर आ गई, तो उसको 2 रुपये मिलेगा भी। तो ये जो दिमाग चलता है ना इधर उधर फोकट की बातों में, ये दिमाग बंद हो जाएगा। मूल रूप से आप जो कहना चाहती हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो अर्न करने लगे। हाँ। तो हमारी जो सामाजिक स्वतंत्रता, या हम कहें कि एक सामाजिक रूप से हमारा जिला अपने आप आगे बढ़ेगा। हाँ, जिला आगे बढ़ेगा सर, और अपनी जो आय है हाँ, वो भी बढ़ेगी। और मतलब इससे गवर्नमेंट को भी अगर मान लो ज़्यादा वो करेगी तो टैक्स वगैरह इसमें भी अपने आर्थिक लाभ भी होगा ना, सभी को होगा वो। तो हम आशा करते हैं हमारी यह परिचर्चा समाज में महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता से संबंधित सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी। AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में ऐसे ही और कार्यक्रमों, ऐसी ही और चर्चाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए AR ब्रॉडकास्ट के साथ हरदा की बात में।